जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हमारा टॉपिक है जी वेब टेक्नोलॉजीज़। तो आपने इस लेक्चर के अंदर आज कवर करना है वेब टेक्नोलॉजीज़ का सिलेबस, जिसके अंदर मेरे नोट्स से हम पढ़ेंगे और साथ हम मैम का जो सिलेबस है, जो उन्होंने हमें लिंक शेयर किया है गूगल ड्राइव का, उसे साथ ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि इतना कोई ज़्यादा सिलेबस नहीं है, क्योंकि जो मटेरियल क्वांटिटी में ज़्यादा होता है वो इजी होता है। ठीक है, और जो मटेरियल क्वांटिटी में ज़रा कम होता है वो थोड़ा होता है लॉजिकल, समझ के पढ़ने वाला। तो ये चीज़ें ऑलरेडी हमने की हुई हैं। ठीक है, तो इससे अभी मैं नोट्स को करता हूँ ओपन। ठीक है, तो इसलिए मैं साथ साथ ना नोट्स बना लेता हूँ कि कब एग्ज़ाम्स स्टार्ट होते हैं तो फिर पढ़ना बहुत इजी होता है इनसे। तो और साथ मैं इधर ना मैम का भी कर लेता हूँ ओपन। ये कैसे, अभी हम व्हाट्सएप पे जाएंगे और ये इन्फॉर्मेशन वाले पे जाएंगे और यहाँ पे ये देखेंगे लिंक पड़ा हुआ है। ठीक है, वेब टेक्नोलॉजीज़, ये आप देख सकते हैं, ये लिंक पड़ा हुआ है सब्जेक्ट वेब टेक्नोलॉजीज़ का। तो इसके ऊपर अगर हम क्लिक करते हैं तो ये हमें ले जाएगा गूगल ड्राइव पे। तो अब हम इस लिंक को कॉपी करते हैं और इसे दूसरे ब्राउज़र में खोल लेते हैं, क्रोम में। चलें, तो यहाँ से हम करते हैं अब स्टार्ट। पहले हम सिलेबस को कंटेंट देख लेते हैं ना कितना करना है, और देन हम मूव ऑन करते हैं। लेक्चर 4 है, ये 1 है। हाँ, देखें कि जो मैंने नोट्स बनाए हैं ना, उसके अंदर सबसे पहले ना मैम ने हमें ये बताया था कि जो हमारे पास नेटवर्किंग है ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज दिया था। और देन जो आहिस्ता आहिस्ता मैम वेब की तरफ आए थे, क्योंकि उन्होंने हमें बताया था कि किस किस पाथ से हम हो के फिर गुजरते हैं और फिर हम वेब के साथ कनेक्ट होते हैं, और नेटवर्किंग क्या रोल प्ले करती है जब हम वेब डिज़ाइनिंग करते हैं। अच्छा, तो ये लेक्चर नंबर 1 है। ठीक है, और ये तकरीबन 24 लेक्चर्स हैं, लेकिन हम जस्ट नोट्स के साथ पढ़ेंगे और इसमें से इम्पोर्टेंट करेंगे। तो अभी यहाँ पे मैं लेक्चर नंबर 1 ओपन कर लेता हूँ। ठीक है, एक सेकेंड। जी, लेक्चर नंबर 1 व्यू ओनली। ठीक है जी, लोड हो रहा है अभी ना। ये भी मसला है कि साथ साथ सेंड किए होते ना तो फिर गैलरी में ही पड़ा होना था। जी, आ गई हैं स्लाइड लोड हो गए। तो इसके अंदर बताया गया है कि ये वाली बुक से आप कर सकते हैं। अभी हम व्हाट इज़ वेब, ओके, स्लाइड नंबर 1 पे चलते हैं, व्हाट इज़ वेब। तो साथ मैंने आपको बताया कि मैं करने लगा हूँ नोट्स अपने ऑन। ठीक है, तो वेब क्या है जी? वेब असल में ना एक वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ब्रॉडकास्ट है, मतलब कि अपनी बात को पूरी दुनिया पे जदीदियत के साथ फैला देना। जदीदियत से मुराद अब ये है कि आप इंटरनेट को यूज़ करते हो, अगर अगर अपनी बात को पूरी दुनिया पे फैला रहे हो ना, तो उसे वेब कहते हैं। ठीक है, वर्ल्ड इलेक्ट्रॉनिकली ब्रॉडकास्ट इज़ बेसिकली अ सिस्टम ऑफ इंटरनेट सर्वर दैट सपोर्ट स्पेशली फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है वेब की आपको आ गई है समझ? ओके जी, नेक्स्ट चलते हैं। व्हाट इज़ वेब एप्लीकेशन। अच्छा, जिस एप्लीकेशन के ऊपर वेब चलती है ना, उसको हम वेब एप्लीकेशन कहते हैं। कहता है इज़ अ कलेक्शन ऑफ फाइल्स एंड प्रोग्राम्स दैट वर्क टुगेदर टू प्रोवाइड a particular function to web users. For example, websites may run two web applications
एक एडमिनिस्ट्रेशन की साइड होती है मतलब कि बैक एंड, और एक फ्रंट एंड होता है क्लाइंट साइड, ठीक है। तो आगे हम चलते हैं इंटरनेट वीएस वेब, ठीक है। तो इंटरनेट के अंदर हम डिफरेंस बताते हैं और वेब के अंदर के इंटरनेट जो है वो इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क्स वाइल द वेब आल्सो रेफर्ड एज डब्ल्यू, ठीक है। तो इसके अंदर जो इंटरनेट है वो एक पूरी दुनिया को जो कनेक्ट करवा रहा है उस चीज़ को हम इंटरनेट कहते हैं, ठीक है। अब देखें इंटरनेट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप ज़रा बताएं, मतलब कि ये हम कॉमनली पढ़ते हैं लफ्ज़, ठीक है। इंटरनेट को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। इंटरनेट इज़ अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स वाइल द वेब आल्सो रेफर्ड फॉर्मली एज वर्ल्ड वाइड वेब इज़ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन वट इज़। अच्छा, अब ये जो इंटरनेट है ना ये लास्ट पे बना है, इससे पहले वेब बनी थी, ठीक है। सॉरी डब्ल्यू बना था, ठीक है। आगे हम इसकी हिस्ट्री भी अभी आएगी, वो भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये जो हमारे पास इंटरनेट है ना ये बहुत जो है ना बाद में आया, उससे पहले काफ़ी सारी चीज़ें आई हैं, क्योंकि सबसे पहले जो आरफा नेट था ना वो ईजाद हुआ था, उसके बाद फिर डारफा आया था, ठीक है। इसी तरह आगे फिर हमारे पास आ गया था प्रोटोकॉल्स आ गए थे, एनसीपी, टीसीपी, आईपी, फिर हमारे पास बिट नेट आया था, सीएस नेट आया था, फिर हमारे पास डब्ल्यू ईजाद हुआ था, और उसके बाद, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया था ये जो है इंटरनेट, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने डिफरेंस भी बता दिया। अब इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट पे चलते हैं, ठीक है। वेब एप्लीकेशन का भी बता दिया। ये आप देख सकते हैं डायग्राम के अंदर कि ये जो कंप्यूटर है मतलब कि यूज़र है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, किसको कर रहा है जी, इंटरनेट के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है राउटर को, ठीक है। राउटर आगे फायरवॉल से ब्रीच होकर वेब सर्वर के पास जा रहा है, ठीक है, और वहाँ से अगर वो चीज़ अवेलेबल है तो उसको बैकएंड में रिस्पॉन्स कर रहा है, ठीक है। तो स्टेप 1 के अंदर उसने कहा यूज़र सेंड रिक्वेस्ट बाय यूआरएल हमारे पास यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटेड डीएनएस, ठीक है, डोमेन नेम सर्वर लुकअप। थर्ड पे रिक्वेस्ट ट्रांसमिटेड हो रही है। फोर्थ पे हमारे पास वेब प्रोसेसर रिक्वेस्ट से रीड कर रहा है। रिक्वेस्ट फॉर्मेट इन द HTML फाइल ब्राउज़र, ठीक है, वो वेब ब्राउज़र है तो वो उसे HTML के फॉर्मेट के अंदर रिजल्ट देगा। उसके बाद वो कहता है कि रिजल्ट सेंड टू यूज़र के पास चला गया। 7 पे यूज़र डिकोड्स HTML फ्रॉम वेब सर्वर, ठीक है, और रिजल्ट डिस्प्ले टू यूज़र। ऐसे यानी कि हमारी जो वेबसाइट का साइकिल चलता है, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। देन हमारे पास आ रहा है जी वेब मीडियम। तो ये भी इसी तरह है, ठीक है, कि HTML की फ़ाइल जो है वो TCP IP प्रोटोकॉल, क्योंकि जितने भी मैसेज सेंड और रिसीव होते हैं ना ये इसी प्रोटोकॉल पे होते हैं, TCP और IP पे, ठीक है। बाकी बाकायदा मैं अगर टाइम मिला तो सिस्को पे आपको ये चीज़ करके भी दिखा दूंगा, लेकिन ऑलरेडी आपको इस चीज़ का आइडिया है। आगे वेब सर्वर पर गए हैं। अब वेब सर्वर ने क्या किया है, अब वेब सर्वर की भी एक डेटाबेस होती है, ठीक है। उसने उसके अंदर सारी फाइल्स स्टोर की होती हैं, ठीक है। तो वो अपनी डेटाबेस के अंदर से वो फाइल को गेट करेगा और देन रिस्पॉन्स करेगा। अब वो कहता है कि टेक्स्ट ऑफ वेब ब्राउज़र्स कौन कौन से हैं, तो ये हमें ऑलरेडी पता है कि क्रोम है, फायरफॉक्स है, ओपरा, सफारी है, माइक्रोसॉफ्ट एज हैं। ये सारे क्या हैं, जैसे ये क्रोम इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये मैंने ऑलरेडी क्रोम ही ओपन किया हुआ है, यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, एक वेब ब्राउज़र है। उसके बाद सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग है, ठीक है। साथ साथ स्लाइड इधर से भी करते हैं, ये हमने 2 ऑलरेडी पढ़ ली हैं। कंपोनेंट्स ऑफ वेब एप्लीकेशंस आगे आएंगे, साथ साथ ये चीज़ें भी, क्योंकि मैम की थोड़ी सी यार स्पीड ज़्यादा है तो इसलिए कुछ चीज़ें ना लिखी भी नहीं जाती, वो फिर समझ नहीं पड़ती हैं उधर। तो ये स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यानी PHP, ASP, C++, जावा, रूबी, ठीक है, पर्ल, पाइथन। उसके बाद आ रहा है कि डाटा स्टोरेज क्या है हमारे पास, ठीक है। तो डाटा स्टोरेज हमें पता है कि जो चीज़ डाटा को स्टोर करती है उसको हम डाटा स्टोरेज कहते हैं, जैसे MySQL है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस और Oracle है। उसके बाद ये वेब के कंपोनेंट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी मैंने वही लिखे हुए हैं नोट्स के ऊपर, ठीक है।
तो इधर से ज़रा क्लियर है, तो इधर से पढ़ लेते हैं। लोगो, साइन अप, आर, लॉगिन, डैशबोर्ड, नेविगेशन, नोटिफिकेशन, सर्च फीचर्स, ठीक है। तो उसके बाद आ रहा है कंपोनेंट्स ऑफ वेब एप्लीकेशन। अच्छा, अब आपने जो ऊपर कंपोनेंट्स ऑफ वेब पढ़े हैं, ये सारे वो हैं जैसे मूलम ओपन करते हैं तो उसके पहले लोगो, उसके ऊपर लोगो लगा होता है, ठीक है, रीफा का। उसके बाद हम अपनी आईडी वगैरह इनपुट करते हैं, उसके बाद डैशबोर्ड ओपन हो जाता है, फिर नेविगेशन आ जाती हैं ऊपर नीचे, ठीक है, और ऊपर वो बार होती है। और उसके बाद नोटिफिकेशन हमें आते हैं कि अपकमिंग इवेंट्स क्या हैं, और फिर हम सर्च भी कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें क्या होती हैं, कंपोनेंट्स ऑफ वेब एप्लीकेशन। आगे भी वही चीज़ है कि एक्टिविटी लॉग, स्टेटस, वेरियस फॉर्म्स, सेटिंग्स, यूज़र प्रोफाइल, रिपोर्ट्स। आगे वर्ल्ड वाइड वेब आ गया है, तो ऑलरेडी हमने इसके ऊपर डिस्कस किया है कि कैन बी डिफाइंड इन मच द सेम वे एज द इंटरनेट। वाइल द इंटरनेट कैन बी थॉट ऑफ द कलेक्शन ऑफ मशीन दैट आर ग्लोबली कनेक्टेड वाया IP, द वर्ल्ड वाइड कैन बी इनफॉर्मली defined as a web of machines, web servers on the internet that provide information via HTTP, hypertext transfer protocol, and particularly those that provide HTML documents, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था, लेक्चर नंबर 1, और इसके अंदर हमने बेसिक्स पढ़ी हैं कि वेब होती क्या है और वो कैसे काम करती है और इसके लिए कौन सी एप्लीकेशन ज़रूरी है। अच्छा जी, लेक्चर नंबर अब 2 आ रहा है, तो इधर से भी लेक्चर नंबर 2 निकाल लेते हैं। TCP/IP, तो मैं आपको वैसे लेक्चर 2 का अपने नोट्स से एक बार ओवरव्यू दे दूं कि ये जो है ना हमारे पास होता है, इसके अंदर हम लेयर्स पढ़ेंगे, ठीक है, कि कौन सी लेयर से जो डाटा जाता है और आता है, और 3 वे हैंडशेक पढ़ेंगे, सर्विसेज ऑफ TCP पढ़ेंगे, ठीक है। और उसके बाद अगर इसे इधर थोड़ा सा मूव करें तो यहाँ पे हमारे पास आ रहा है कि ये हम पढ़ेंगे UDP TCP प्रोटोकॉल, इलेक्ट्रॉनिकली मेल पढ़ेंगे और एक्सेस कंट्रोल की पढ़ेंगे। तो ये था जी लेक्चर नंबर 2 का कंटेंट। तो अभी हम इसकी तरफ थोड़ा सा रीड करके देखते हैं। तो ये आ गई थी अब हमारे पास हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री आपने गौर से पढ़नी है, मे भी MCQs इंक्लूड हो। तो कह रहा है कि सबसे पहले कौन सा नेट आया था, मैंने आपको पहले भी स्टार्टिंग में बताया, ARPANET, ठीक है। दूसरे नंबर पे इसके अंदर ना सिर्फ 2 PC से कनेक्ट हो सकते थे, और इसकी हिस्ट्री ये है कि तब वार लगी हुई थी, ठीक है। तब जो है ना वार थी, तो उसके दरमियान ये ना इजाद हुआ था कि हम सीक्रेटली हाइडली कैसे अपना मैसेज कन्वे करें। उसके बाद जी ये लिमिटेड था, तो उसने थोड़ा सा इसके अंदर एडवांस किया, तो फिर डार्फ आया था जो 37 कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकता था। उसके बाद वो कह रहा है कि इंटरनेट हिस्ट्री के अंदर हम पढ़ेंगे रीजनल यूनिवर्सिटी नेटवर्क को हम सुरनेट कहते हैं, CES नेट आया फिर उसके बाद, ठीक है, कंप्यूटर साइंस नेटवर्क, ठीक है, नॉट ऑन ARPANET डिपार्टमेंट, ठीक है। फिर NSF नेट आया, ठीक है, NSF। तो उसके बाद हमारा क्या नाम लेते हैं, इंटरनेट जो है वो आया कि पूरी दुनिया को जो कनेक्ट करवा सकता है, जैसे, ठीक है, पाकिस्तान टू यूके पूरी ऑल वर्ल्ड को। इंटरनेट डेफिनेशन, द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क कनेक्टेड वाया द पब्लिक बैकबोन एंड कम्युनिकेटिंग यूजिंग TCP/IP कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। तो वो क्या कहलाता है हमारे पास, इंटरनेट कहलाता है। बैकबोन इनिशियली सप्लाइड बाई NSF नेट, प्राइवेटली फंडेड ISP, फीस बिगिनिंग इन 1995। The collection of computer that can communicate with one another using TCP and IP over an open global communication network। अब इंटरनेट के प्रोटोकॉल्स आ रहे हैं यहाँ पे, कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स वो बता रहा है हाउ कंप्यूटर टॉक्स, ठीक है। तो आपको पता है कि हमारे पास जो SMTP प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो मैसेज को ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ होता है। TCP/IP मैसेज के सेंडिंग एंड रिसीविंग को चेक करता है, ठीक है। उसके बाद डिज़ाइन फॉर यूज़ बोथ विद इन लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। अब आगे हमारे पास IP की आ रही है डेफिनेशन। तो IP क्या होता है, IP एक ID होती है किसी भी नेटवर्क की, जो कि उसकी पहचान होती है, जो 4 डिजिट के ऊपर बेस करती है, और इनको हम राइट करके उस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं।
आगे आईपी के वो बता रहा है कि आईपी का फंक्शन क्या है। ये सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक डाटा को ट्रांसफ़र करवाती है, पैकेट्स को ट्रांसफ़र करवाती है, ठीक है। और उसके बाद हेडर के अंदर इसके क्या आ जाता है, सोर्स एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेसेस, लेंथ ऑफ डाटा, ठीक है, और डाटा इटसेल्फ। ये देख सकते हैं आप डायग्राम से, आपको क्लियरली हो जाना है कि नेटवर्क 1 ने सोर्स से आगे गेटवे है, फिर आगे नेटवर्क 2 पे गेटवे है, फिर नेटवर्क 3 पे डेस्टिनेशन है। अच्छा, अब ये जो गेटवे है ना, ये हमने ऑलरेडी, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ कि हमने सिस्को के अंदर जब गेटवे देते हैं, तो अगर तो नेटवर्क का गेटवे सेम है तो वो उसके साथ क्या करता है, बताएं क्या करता है, कम्युनिकेट करता है, पिंग करवा देता है। अगर गेटवे ना सेम हो तो वो आईपी खा उसी क्लास के अंदर से बिलोंग करता हो, क्लास सी से या ए से ही, तो वो उसके साथ पिंग नहीं करवाएगा, इसलिए गेटवे होना सेम ज़रूरी है। और फिर अगर हम आउटसाइड करते हैं तो वहाँ पे तो गेटवे चेंज होते हैं, आउटसाइड नेटवर्किंग, ठीक है। तो आउटसाइड से ये होता है कि आप एक डिपार्टमेंट से दूसरे या एक यूनिवर्सिटी से दूसरे, तो फिर वो क्या करते हैं कि राउटर के अंदर ना राउटिंग प्रोटोकॉल के अंदर ऐड करवाना पड़ता है उन्हें, ठीक है। फिर वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं। फिर टीसीपी आ रहा है, जी बिल्कुल, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो वो कह रहा है कि आईपी के अंदर लिमिटेशन की वजह से हम टीसीपी को लेके आए हैं। तो लिमिटेशन क्या थी जी, नो गारंटी ऑफ पैकेट डिलीवरी और कम्युनिकेशन इज़ वन वे। लेकिन टीसीपी के अंदर कम्युनिकेशन फुल डुप्लेक्स हो गया और फुल गारंटी है पैकेट डिलीवर करने की। तो ये डिफरेंस भी आ सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीसीपी काम कैसे कर रहा है। होस्ट ए है ना, तो यहाँ पे मेल सर्वर है, यहाँ पे उसने सेंड किया 25 पे, ठीक है। अब याद रखना है अपने जो हमारे पास पोर्ट है ना, SMTP इसकी 25 पोर्ट है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये प्रोटोकॉल मैसेज सेंड करने के लिए इस्तेमाल होता है। फिर उसके बाद यहाँ पे वो उसने डाटा जो है वो दिया है, फिर आईपी यहाँ से एक्सेस किया है, ठीक है। और यहाँ पे वो होस्ट 2 पास जा रहा है, ठीक है, यूजिंग टीसीपी आईपी, मतलब कि सेंडिंग भी हो रही है, रिसीविंग भी हो रही है, दोनों को करवाने का काम का रिस्पॉन्सिबल है टीसीपी। तो उसके बाद स्टैब्लिश कनेक्शन करवाता है सबसे पहले ये टीसीपी जो है, ठीक है। कैन आई टॉक टू यू, ओके, कैन आई टॉक टू यू, ओके, अच्छा जी। फिर ये सेंड पैकेट विद एक्नॉलेजमेंट, एक्नॉलेजमेंट को होता है डाटा, ठीक है। तो उसके बाद क्या करता है जी, हेयर इज पैकेट गोट इट, ठीक है, गोट इट, ठीक है। अच्छा जी, सोर्स आ गई उसके पास, जिसने अब डेस्टिनेशन तक ना इसने डाटा पहुंचाना है। फिर वो कहता है कि रीसेंट पैकेट इफ़ नो, अगर नहीं, और डिलेड एक्नॉलेजमेंट है, हेयर द पैकेट, हेयर द रीसेंट पैकेट गोट इट। अगर पैकेट नहीं गया तो उसे दोबारा रिसेंड करता है, ठीक है, मतलब कि उसने पहुंचाना है, ठीक है। 3 चीज़ें आती हैं टीसीपी के अंदर, याद रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये इस्टेब्लिश करवाता है नेटवर्क को, फिर ये सेंड करवाता है, ठीक है, डेस्टिनेशन तक। अगर नहीं गया तो उसे रीसेंड करवाता है। टीसीपी टीसीपी ऐड कंसेप्ट ऑफ पोर्ट, ठीक है। पोर्ट ये देख सकते हैं, पोर्ट वाला क्या होती है कि किस हर जो प्रोटोकॉल है उसकी एक स्पेसिफिक पोर्ट होती है। जैसे अब आपका मोबाइल ही है तो उसके अंदर चार्जिंग पोर्ट जो है वो सिर्फ चार्जिंग पोर्ट के लिए है। लेकिन अब आईफोन ने जो वो लेटेस्ट फंक्शन निकाला कि उसी पोर्ट के अंदर हम हैंड फ्रीज का भी काम ले सकते हैं। लेकिन उससे पहले क्या था कि जो हैंड फ्रीज की पोर्ट थी वो सेपरेट थी और जो है हमारे पास पोर्ट सेपरेट थी। और अब आप अपने उसी के अंदर ही देख सकते हैं कि लैपटॉप के अंदर यूएसबी पोर्ट होती है, ईथरनेट पोर्ट होती है, हैंड फ्री पोर्ट होती है, चार्जिंग पोर्ट होती है, वीजी होती है, एचडीएमआई होती है। तो हर पोर्ट का एक अपना काम है और अपना एक नंबर होता है। अब आ रहा है कि एप्लीकेशन सर्विसेज के पास हमारे पास क्या आ रही है, टेलनेट, ठीक है। सम ऑफ कॉमन टीसीपी एंड आईपी एप्लीकेशन सर्विसेज इंक्लूड्स। अच्छा, टेलनेट क्या होता है, ये ना रिमोटली एक्सेस होती है, लेकिन ये अनसिक्योर होता है, ठीक है। इसके अंदर आपका डाटा जो शो हो जाता है। अगर आप कोई वायरशार्क टूल यूज़ करते हैं ना तो उसके अंदर आप सारा डाटा देख सकते हैं, कौन कौन सा मैसेज किया है। और इसका फिर अल्टरनेट भी मैं आपको बताता हूँ
कि अगर आपने सिक्योरली सेंड करना है तो फिर आप SSH करते हैं यूज़। इलेक्ट्रॉनिकली मेल क्या होती है, आपको पता है इसे ईमेल कहते हैं। मैसेज फोरम्स, लाइव मैसेजिंग, फाइल सर्वर, ये सारे क्या हैं जी, TCP/IP एप्लीकेशन सर्विसेज हैं। UDP आ रहा है जी, UDP भी एक प्रोटोकॉल है TCP की तरह, लेकिन ये TCP से जो है ना वो अच्छा नहीं है, ठीक है। मतलब कि अपनी वर्किंग के लिहाज से मैं आपको बताता हूँ कि लाइक TCP इन दैट बेस्ड ऑन IP प्रोवाइड्स पोर्ट concept, unlike TCP in that no connection concept, no transmission guarantee, ठीक है। ये जो हमारे पास है ना TCP, ये हमारे पास होता है कनेक्शन फुल, ठीक है। मतलब ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना कि इसने डाटा सेंड और रिसीव करवाना है और पहले लिंक को वो करवाना है स्टैब्लिश। तो ये जो हमारे पास UDP होता है ये हमारे पास होता है कनेक्शन लेस, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ कि एडवांटेजेस ऑफ UDP VS लाइट वेट, सो फास्टर फॉर वन टाइम्स मैसेजेस, एक दफ़ा सिर्फ मैसेजेस करने के लिए ये ठीक है। कौन? UDP। लेकिन जो हमारे पास जो बकायदा सिक्योर है वो TCP है। टेलनेट का आगे बता रहा है कि वो ये विद इन द एप्लीकेशन लेयर, टेलनेट ऑपरेट्स एप्लीकेशन लेयर के ऊपर करती है। अब ये एप्लीकेशन लेयर आपको पता है कि कौन सी लेयर होती है, ओके। इलेक्ट्रॉनिक मेल हमें पता है कि ईमेल है, ठीक है। इसके अंदर हम क्या करते हैं, अपने मैसेजेस को सेंड और रिसीव करवाते हैं, अपनी मेल्स। मैसेज फोरम्स क्या होते हैं, इसके अंदर भी हम अपने मैसेजेस को जो है सेंड करवाते हैं। और ऑनलाइन सर्विसेज दैट अलाउ यूजर टू राइट मैसेजेस टू बी पोस्टेड ऑन द इक्विवेलेंट ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिकली बुलेटिन बोर्ड, ठीक है। लाइव मैसेजेस क्या होते हैं, कैसे अब ये हम व्हाट्सएप के ऊपर चैट करते हैं ना, तो इसे लाइव मैसेजेस कहते हैं, ठीक है। आल्सो नोन एज IM बेस्ड मैसेजिंग इज अ कस्टमर सर्विस प्लेटफॉर्म डेट अलाउज कस्टमर टू चैट विद द रिप्रेजेंटेटिव ऑनलाइन, ठीक है। फिर फाइल सर्वर्स होते हैं, जैसे FTP सर्वर है, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये फाइल्स को ट्रांसफ़र करवाने का काम करता है, अपने अंदर स्टोर कर लेता है अपने डेटाबेस के अंदर। और जो भी मतलब कि जिसके पास फिर ID होती है उसको वो उसको लगा के एक्सेस कर लेता है। जैसे हमने ये एक्टिविटी भी की थी क्लास के अंदर। वेब सर्वर आ गए हैं, तो ये भी हमें पता है कि सिस्को के अंदर हमने देखे थे कि वेब सर्वर के अंदर हम एक वेबसाइट बनाते हैं और किसी भी PC के अंदर उसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर हम लोग के पास वेब सर्वर यूज्ड फॉर किस के लिए होते हैं, तो हमें पता है कि वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, उन्हें स्टोर करने के लिए, ठीक है। जो चीज़ जो सर्वर यूज़ करते हैं उसको हम वेब सर्वर कहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद वेबसाइट वर्सेस वेब सर्वर। अच्छा जी, वेबसाइट क्या होती है, कंसिस्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर होस्ट नेम, ठीक है। वेबसाइट क्या होती है जी, आपके पास कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। लेकिन वेब सर्वर क्या होता है, इज़ अ प्रोग्राम, ठीक है, इज़ अ सॉफ्टवेयर टू सेटिस्फाई क्लाइंट रिक्वेस्ट फॉर वेब रिसोर्सेज। ये रिसोर्सेज देता है, ठीक है, उस वेबसाइट को बनाने के लिए, उस वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए, ठीक है। ये वेबसाइट से बड़ी चीज़ है वेब सर्वर, और वेब सर्वर के अंदर सारी वेबसाइट्स स्टोर होती हैं। और वेब पेजेस जो हैं वो एक छोटी चीज़ है, इसीलिए वेबसाइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। स्टेप्स इन हैंडलिंग अ क्लाइंट रिक्वेस्ट। चलें जी, फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होता है कि वो मेथड यूज़ करता है गेट का, गेट द रिसोर्स, ठीक है। फिर उसके बाद ट्रांसलेट करता है URL को, ठीक है। तो फिर डिटरमाइन करता है विद द रिक्वेस्ट इज ऑथराइज्ड, फिर जनरेट कर देता है उसका रिस्पॉन्स। उसके पास हमारे पास वो कह रहा है कि एक्सेस कंट्रोल क्या होता है। एक्सेस कंट्रोल के अंदर देखिए जी, जहाँ पे एक्सेस की बात आती है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी ज़रूर आती है, ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ठीक है। A web server may limit which user can access a certain resources. Access control requires a combination of authentication and authentication के अंदर होता है identifies the user who originated the request, और authorization के अंदर ये होता है कि determine which users have access to a particular request, ठीक है।
तो ऑथेंटिकेशन और ऑथोराइजेशन जो है ना, इसके अंदर माइनर सा डिफरेंस है। ऑथेंटिकेशन के अंदर आइडेंटिफाई करते हैं हम, और ऑथोराइज के अंदर करते हैं हम कि किस बंदे को एक्सेस देनी है, राइट एंड रॉन्ग का डिफरेंस करते हैं। आगे यही बात उन्होंने बताई हुई है ऑथेंटिकेशन ऑथोराइजेशन के अंदर एग्जांपल के साथ। वेब सर्वर और एप्लीकेशन सर्वर के आ गया। अब अच्छा, वेब सर्वर के अंदर सिर्फ वेबसाइट्स जो हैं वो हम स्टोर करते हैं, अबाउट वेब काम करते हैं, और एप्लीकेशन सर्वर के अंदर वो कह रहे हैं कि हमारे पास इनके अलावा भी चीज़ें होती हैं वेब के अलावा, जैसे वाइल एप्लीकेशन सर्वर encompasses web containers as well as EJP container, whereas application server is fitted for dynamic content while application server utilize more resources। ठीक है, यानी कि ये वेब सर्वर से ज़्यादा सोर्सेज हमें प्रोवाइड करता है। while application servers arrange the run environment for enterprise application while application server। ठीक है, तो इधर स्लाइड्स पे भी हम देख लेते हैं कि ये जो हमारे पास 3-वे हैंडशेक है वो सबसे पहले क्या करता है कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करवाता है, और बाद में उसके दरमियान मैसेजेस को सेंड एंड रिसीव करवाता है, और उसके बाद वो कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। और जो एक्नॉलेजमेंट होता है इसका मतलब होता है रिस्पॉन्स। ठीक है, सर्विसेज ऑफ टीसीपी भी हमने पढ़ ली है, टेलनेट भी पढ़ लिया है, यूडीपी भी पढ़ लिया है। ठीक है, और नेसिस जो है ना, नेसिस हमने साइबर सिक्योरिटी में भी लास्ट सेमेस्टर में पढ़ा था कि यूज टू फाइंड वल्नरेबिलिटी। ठीक है, ये टूल है जो फाइंड करता है वल्नरेबिलिटी को। और उसके बाद हमने टीसीपी और यूडीपी तो ऑलरेडी पढ़ लिया है, इलेक्ट्रॉनिकली मेल भी पढ़ लिया, और एक्सेस कंट्रोल देखा। ये वही स्लाइड थी, लेकिन जो जो इम्पोर्टेंट था वो फिर मैंने नोट कर लिया होता है। अब हम लेक्चर नंबर 3 पे चलते हैं जी। लेक्चर नंबर 3 यहाँ पे आप नोट्स पे देख सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं लेक्चर नंबर 3, डोमेन नेम सर्विस। यूटीपी इधर 7 स्लाइड से ओपन कर लेते हैं। तो डीएनएस के ऊपर बात हो रही है जी, ये बिल्कुल वही है। आपको मैं ना डीएनएस का एक इजी सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ कि देखिए, अब आईपी को याद रखना मुश्किल है। ठीक है, अब मैं आपसे कहूँ कि मेरा रोल नंबर है जी 13636। ठीक है, ये आपको ज़्यादा आसान नाम रहेगा या मेरा नाम याद रहेगा? मेरा नाम डेफिनेटली आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। ठीक है, तो क्या नाम लेते हैं, डीएनएस सर्वर का भी सेम है, सेम यही काम है कि ये आईपीस को उनके नेम के साथ सेव करवा लेता है, और ऑलरेडी हमने क्लास के अंदर ये सिस्को पे एक्टिविटी की थी। ठीक है, उसके बाद चलते हैं जी होस्ट नेम। इसको कहते हैं 3 हिस्सों में ये होता है, होस्ट नेम, डोमेन और टॉप लेवल डोमेन्स। ठीक है, FQDN कैन हैव 3 पार्ट्स। अब FQDN जो हमारे पास है फुली क्वालिफाइड डोमेन नेम है, ये ना हमें प्रोवाइड करती है डोमेन्स। ठीक है, ये हमें प्रोवाइड करती है डोमेन्स। इसके 3 पार्ट्स हैं, होस्ट नेम जिसके अंदर ये आ जाती हैं www, मेल, FTP, स्टोर, स्पोर्ट एक्सेट्रा, और डोमेन के अंदर कैसे ये कंपनीज हैं एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, फेसबुक, और टॉप लेवल के अंदर वो आ जाती हैं .com, .net, .org। ठीक है, डोमेन्स आर डिवाइडेड इनटू सेकंड लेवल डोमेन्स। ठीक है, विच कैन बी फर्दर डिवाइडेड इनटू सब डोमेन्स। फिर नेक्स्ट चलते हैं NS लुकअप। अब क्या है इसके अंदर, कहता है कि ये एक कमांड है। ठीक है, जो हम DNS सर्वर के अंदर पुट करते हैं। ठीक है, ताकि हम देख सकें कि इसके अंदर कौन कौन सा IP पड़ा हुआ है, कौन कौन सा जो है ना हमने सेव करवाई हुई है वेबसाइट।
looking up a host name given as an IP address is known as reverse lookup. ठीक है, उसके बाद recall that single host may have multiple IP addresses. Address return is the canonical IP address specified in the DNS system. उसके बाद हमारे पास आता है ये, जैसे हम अपनी अगर लिखते हैं ना CMD पे, ठीक है, तो यहाँ पे वो हमें बकायदा इसका जो है ना आउटपुट देगा। अभी मैं आपको यहाँ पे ना चेक करके देखते हैं CMD पे NS लुकअप आ रहा है ना, उसको कर लेते हैं ज़रा स्मॉल। पहले यहाँ पे करेंगे IP कॉन्फ़िग, तो यहाँ पे हमारे IPs आ गए हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम IPv4 लेंगे अपना, ये है IP हमारा IPv4 एड्रेस, ठीक है। इस वक्त ये मेरे नेटवर्क का IP है। तो यहाँ पे हम NS लुकअप करेंगे, NS लुकअप पेस्ट करेंगे। तो ये कह रहा है कि सर्वर अननोन एड्रेस इज़ अननोन फाइंड, ठीक है। तो अभी उसने उसके ऊपर क्या लगाया हुआ है, उसने उसके ऊपर प्राइवेसी लगाई है कि ये मेरे सर्वर को एक्सेस ना कर सके, ठीक है। तो इस वजह से उसने ऐसे कहा है, ठीक है। और अगर हम इसको करते हैं NS लुकअप google.com, NS लुकअप google.com, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है कि एड्रेस जो है ना ये आएगा, ठीक है। आंसर उसने दिया है नो ऑथेंटिकेशन नेम google.com और दिस, ये उसका एड्रेस दे रहा है वो अभी हमें निकाल के। और अगर यहाँ पे NS लुकअप करते हैं google.org, देखा। तो ये क्या कर रहा है, IP बार बार चेंज कर रहा है, ठीक है, कि .org के साथ ये IP आएगा और अगर हम .com लिखेंगे तो ये IP देगा, ठीक है। तो आपको आई होप समझ आ गई होगी इस बात की कि ये DNS सर्वर क्या करता है। ये हमें अगर हम नाम लिखते हैं तो उसका क्या निकाल के देता है, उसका IP निकाल के देता है, ठीक है। एनालॉग टू टेलीफोन नेटवर्क क्या होता है, इसके अंदर IP आ जाता है, TCP आ जाता है, UDP और DNS। ऑलरेडी हमने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। IP द टेलीफोन नेटवर्क, TCP कॉलिंग समवन हु आंसर हैविंग अ कंजर्वेशन एंड हैंगिंग अप, और UDP कॉलिंग समवन एंड लीविंग अ मैसेज, और DNS डायरेक्टरी असिस्टेंस। मैनी प्रोटोकॉल, हायर लेवल प्रोटोकॉल्स के बारे में अब बात कर रहे हैं। इसके अंदर आ जाते हैं SMTP, FTP, HTTP, ठीक है। उसके बाद वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक है। तो वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में सबको पता है कि ये इस चीज़ को हम यूज़ करते हुए पूरी दुनिया से डाटा जो एक्सेस करते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर वो बता रहा है कि हाइपर HTTP यूज़ होता है और HTML डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, HTML। देन हमारे पास क्या आ रहा है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के अंदर हम पढ़ेंगे इज बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स। इसके अंदर हमेशा दो चीज़ें आती हैं, क्लाइंट और सर्वर, ठीक है। क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है और सर्वर रिस्पॉन्स करता है। HTTP इज़ अ स्टेटलेस प्रोटोकॉल। ये क्यों स्टेटलेस है, द प्रोटोकॉल डू नॉट रिक्वायर द सर्वर टू रिमेंबर एनीथिंग अबाउट द क्लाइंट बिटवीन अ रिक्वेस्ट, इस वजह से ये स्टेटलेस है। ओके जी। उसके बाद ये डायग्राम से हमें क्लियर होगा कि ये वो यूज़र जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। वो देखेगा इसका एक्सटेंशन कौन सी डॉक्यूमेंट के साथ लगी हुई है, ठीक है, उसको रीड करेगा सर्वर, ठीक है। उसके बाद वो अपने डेटाबेस में से देख के तो उसको उसका रिस्पॉन्स करेगा।
The information transmitting using HTTP is often entirely text. Can use the Internet Telnet protocol to simulate browser request and view server response. ये भी मेरे पेपर है समझ आई